नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आज हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत थिंकर्स वाला पार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु वाला टॉपिक हम करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस की जो स्टार्टिंग है एक तरीके से वो यही है। सबसे पहले हमें थिंकर्स के बारे में जानना होगा कि आखिरकार किस थिंकर ने कौन से विचार दिए हैं, किस पुस्तक की रचना की है, और उस पुस्तक के अंतर्गत जो है कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक या कौन सा सिद्धांत दिया गया है। तो उसी से संबंधित है। चलिए देखते हैं। देखिए, राजनीति शास्त्र के यानी प्रमुख विचारक, ठीक है, ये हेडिंग है, थिंकर्स वाला पार्ट है। राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में यूनानी विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत यूनानियों का सबसे प्रमुख योगदान रहा है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक चिंतन के जन्मदाता यूनानी ही थे। बिल्कुल ये सही बात है ना। अरस्तु को जो है पता है पॉलिटिकल साइंस का जनक कहा जाता है, जो कि यूनान का ही था। नेक्स्ट आगे देखते हैं यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। ठीक है, आखिरकार क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहा है यूनानियों ने अपने चिंतन का मुख्य केंद्र नगर राज्य को बनाया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। आप एक काम करें, एक जो है रजिस्टर और पेन ले करके ये जो मेन मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसे आप नोट करते रहें। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है नगर राज्य को बताया, और नगर राज्य को ये जो है पोलिस कह के पुकारते थे। क्या कहते थे? पोलिस। अरस्तु ने कहा था, राज्य का जन्म जीवन को संभव बनाने के लिए हुआ है और जीवन को शुभ बनाने के लिए जीवित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अरस्तु का ये स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में आता है। आगे देखिए है यूनान में राजनीतिक चिंतन के लिए निम्नलिखित कारण थे। यानी कि आखिरकार यूनान में ही ऐसा क्यों हुआ कि पॉलिटिकल साइंस का विकास हुआ। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कारण थे, वो कारण निम्नलिखित हैं। इससे क्वेश्चन भी कई बार पूछता है कि आखिरकार कौन कौन से राजनीतिक कारण थे या फिर कौन से ऐसे कारक थे जो यूनान में पॉलिटिकल साइंस का विकास हुआ। तो उसका पहला है, देखिए, भौगोलिक स्थिति, विवेक और बुद्धि, मनुष्य का अपनी महत्ता का ज्ञान, विविध शास्त्र प्रणालियों का अस्तित्व। ये 4 पॉइंट मेन हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है आप नोट कर सकते हैं। अगला देखिए, दूसरा पॉइंट है सोफिस्ट विचारक चिंतकों की विशेषताएं। यानी सोफिस्टों का पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत क्या योगदान है। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो के अंतर्गत या फिर इस चैनल के माध्यम से मैं पॉलिटिकल साइंस का पूरा कोर्स कराने वाला हूं। ठीक है, तो इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाएं, और साथ ही साथ जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं या जो भी सब्जेक्ट करवा रहा हूं, जो भी टॉपिक करवा रहा हूं, उसमें आप प्रतिक्रिया जरूर दें। यानी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताया करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सोफिस्ट जो है वो यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है बुद्धिमान। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि सोफिस्ट का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सोफिस्ट का मतलब होता है बुद्धिमान, और किस भाषा का है? यूनानी भाषा का। सोफिस्ट 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व यूनान के विभिन्न नगरों से एथेंस नगर में आए थे। ठीक है, यानी यूनान के अनेक अलग अलग नगरों से जो है ये कहाँ पे आए थे? सोफिस्ट एथेंस नगर में आए थे। ठीक है, एथेंस नगर में जो वहाँ के युवकों को, नवयुवक जो थे, उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। क्या करते थे? शिक्षा प्रदान करते थे। सोफिस्ट दर्शन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो नीचे बताई जाएंगी। यहाँ देखिए, जो सोफिस्ट होते थे, ठीक है, ये एक तरीके से बहुत ही शिक्षित वर्ग होते थे, यानी एक तरीके के शिक्षक होते थे, और ये पैसे ले करके जो है बच्चों को यानी नवयुवकों को शिक्षा देते थे। ये थे सोफिस्ट। देखते हैं इनके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, सोफिस्ट विचारक बहुमुखी बहुमुखी प्रतिभा के धनी। देखे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत ही गुणी व्यक्ति होते थे ये। वहाँ के युवकों को भाषण कला, अलंकार शास्त्र, दर्शन, राजनीति इत्यादि की शिक्षा देते थे। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सोफिस्ट जो है कौन कौन से शिक्षा प्रदान करते थे। तो उसमें देखिए भाषण कला, अलंकार शास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति, इन सब की शिक्षा देते थे। दूसरा पॉइंट क्या है? सोफिस्ट विचारक पेशेवर शिक्षक होते थे, यानी इनका पेशा ही होता था शिक्षा देना। ठीक है, सोफिस्ट इसी नाम से ये जाने जाते हैं, शिक्षकों के नाम से। सोफिस्ट प्रथम विचारक थे जिन्होंने मनुष्य और समाज के अध्ययन की प्रवृत्ति को अलग किया। ठीक है, यानी समाज के बारे में इन्होंने अलग बताया, मनुष्य के बारे में अलग बताया। इन दोनों की प्रकृति को अलग अलग करने का कार्य जो किया था वो सोफिस्ट विचारकों ने ही किया था।
नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषता में, इनकी प्रमुख विशेषताओं में क्या क्या विशेषताएं थी। संशयवाद, ये भाई खास तौर से ये वाला पॉइंट आप कर लेना, इसे अच्छे से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। संशयवाद, मानवतावाद, सत्य की सापेक्षता, राज्य का संविधात्मक स्वरूप, कानून तथा राज्य की नीति विहीन व्याख्या इत्यादि। ठीक है, ये इनकी जो है प्रमुख विशेषता थी। इन सब चीज़ों पे इन्होंने बल दिया था। अब हम बात करते हैं थिंकर्स वाले पार्ट को लेकर के, यानी जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया है कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। आज हम सिर्फ 3 थिंकर्स ही करने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा करीब जो मेन थिंकर मैं आपको बता दूं, करीब 15-16 थिंकर, उन सबको हम करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वीडियो को कभी भी आप स्किप मत किया करें, कम से कम पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शुरू में बता देते हैं, आपने स्किप कर दिया, नहीं सुन पाए, तो बाद में वो चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी पॉलिटी करवाऊंगा, आप मेरे पे आँख मूंद पे भरोसा कर सकते हैं। मैंने खुद इन नोट्स का अध्ययन किया है और करीब ये 10 से 15 किताबों का संकलन है। ठीक है, जो मैंने अपने खुद के लिए तैयार किए हैं, ये नोट्स मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, किसी की कोई कॉपी नहीं है, और इन्हें ही पढ़ करके मैं खुद सेलेक्ट हुआ हूँ। इसलिए आप जो है अब बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ। चलिए तो देखते हैं सुकरात वाला टॉपिक। सुकरात, ठीक है, यहीं से पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत मानी जाती है, पहला मेन थिंकर यही माना जाता है, सुकरात। ठीक है, तो सुकरात का जन्म 1469 ईस्वी में एथेंस नगर में एक शिल्पकार के घर में हुआ था। कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, सुकरात का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, सुकरात की मृत्यु का कारण, ठीक है, मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु का जो कारण है वो विष का प्याला था, जो कि उसे नगर के देवताओं को ना मानने, युवाओं को पथ भ्रमित करने, सामान्य नैतिक मान्यताओं का खंडन करने का आरोप एथेंस के शासकों द्वारा ये पिलाया गया था। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, एथेंस में लोकतंत्र स्थापित हो चुका था और उन लोकतंत्रीय शासकों ने सुकरात पर ये आरोप लगाया, क्योंकि सुकरात को कुछ लोग सोफिस्ट भी कहते हैं, कि सोफिस्ट यानी शिक्षक था और इस बच्चों को पढ़ाता था, तो उसे ये आरोप लगाया गया सुकरात पर कि जो है तुम बच्चों को, जो यहाँ के युवक हैं, उन्हें पथ भ्रमित कर रहे हो, है ना। तो इस वजह से जो है यहाँ देवी देवताओं को नहीं मान रहे हो, नैतिकता को नहीं मानते, इस वजह से वहाँ के जो राजा थे, शासक थे, उन्होंने सुकरात के सामने कुछ विकल्प रखे कि या तो तुम हमारे साम्राज्य में किसी मंत्री पद पर शामिल हो जाओ, तो यानी कि हमारी बातें मानो, जैसा हम कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा, वैसा नव युवकों को बताना पड़ेगा, और अगर नहीं मानते आप, लोकतंत्र के खिलाफ खिलाफ हैं, तो जो है हमारी शासन व्यवस्था के खिलाफ हैं, तो आपको ये विष का प्याला पीना पड़ेगा, जहर पीना पड़ेगा। तो सुकरात ने जो है उस जहर का प्याला पी लिया था, यानी मजबूर कर दिया था उसे पीने के लिए। चलिए, सुकरात का मानना था कि प्रशासन का कार्य केवल उन्हीं लोगों को सौंपा जा सकता है जिसमें सभी लोगों से अधिक, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है अधिक बुद्धि और विवेक हो। यानी प्रशासन का जो कार्य दिया जा सकता है, किसे दिया जा सकता है, जिस पे बुद्धि हो या फिर सबसे ज़्यादा विवेक हो। प्रमुख राजनीतिक विचार सुकरात के, कौन कौन से राजनीतिक विचार है, ये पेपर में आ चुका है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि सुकरात के कौन कौन से। पहला है सदाचार ही ज्ञान है, ऐसे सिद्धांत दिए, दो ज्ञानों का सिद्धांत दिया है। कानून के प्रति निष्ठा, अंतःकरण की सर्वोच्चता, बुद्धिवाद। ये 5-6 जो पॉइंट है, इन्हें अच्छे से आप नोट कर लें। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे चलते हैं, देखते हैं अब दूसरा जो थिंकर है वो है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो को हम बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि प्लेटो से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर जो है जीआईसी लेक्चरर हो, या जीडीसी हो, कुछ भी हो, या किसी भी अदर स्टेट का एमपी वर्ग 1 या 2 या फिर रीट वगैरह में है, सभी में ऐसे क्वेश्चन प्लेटो से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम एरिस्टोन तथा माता का नाम पेरिकतियान था। प्लेटो के बचपन का नाम एरिस्टोक्लिस था, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेटो के बचपन का नाम क्या था। इसने अपने जीवन में यूनान के इतिहास के सबसे अधिक संकटग्रस्त युग देखा था। इसने लोकतंत्र का पुनरुत्थान देखा, जिसने उसके परम गुरु जो है सुकरात की हत्या कर दी थी। देखिए वही चीज़ आ गई, लोकतंत्र का पुनरुत्थान देखा, और जो वहाँ के शासकों ने उसके गुरु जो सुकरात थे उनकी हत्या कर दी, यानी विष का प्याला पिलवा दिया था। तो प्लेटो कौन हुए, सुकरात के शिष्य थे, याद रखना। ठीक है, 18 से 20 वर्ष की अवस्था में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आया था, और प्लेटो का राजनीतिक विचार सबसे अधिक स्थायी रूप से अपने गुरु सुकरात के प्रति ऋणी था। यानी प्लेटो जो है सुकरात को बहुत मानता था, सुकरात इनके गुरु थे।
सुकरात की मृत्यु होने तक वो उसका शिष्य बना रहा, यानी जीवन पर्यंत जो है प्लेटो सुकरात का शिष्य रहा। अब ये जो रचनाएं हैं ये इंपॉर्टेंट है, प्लेटो की कौन कौन सी रचनाएं, रिपब्लिक, स्टेटमेंट, लॉज, सोफिस्ट, ठीक है। ये 4 प्रमुख किताबें हैं, इन्हें अच्छे से आप कर लें, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। अब जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि आखिरकार प्लेटो के जो ग्रंथ हैं वो सभी ग्रंथों में किन किन चीज़ों में, किस ग्रंथ में कौन सा टॉपिक या कौन कौन से सिद्धांत दिए हो। तो पहला ग्रंथ है देखिए रिपब्लिक, यूनान के राजनीतिक दार्शनिकों के शिरोमणि प्लेटो या अफलातून, हिंदी में अफलातून भी कहा जाता है, कि सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक है, जिसके 2 शीर्षक, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि पहला शीर्षक क्या है या दूसरा, ज़्यादातर ये दूसरा शीर्षक पूछता है, रिपब्लिक का दूसरा शीर्षक किससे संबंधित है ऐसा पूछता है। तो पहले शीर्षक को ग्रीक भाषा में पॉलिटिशिया कहा गया है। क्या कहा गया है? पॉलिटिशिया, जिसका अर्थ है राज्य का संविधान, यानी पॉलिटिशिया जो है ये राज्य से संबंधित है। पहला जो पार्ट है रिपब्लिक का, पहला पार्ट यानी पहला जो शीर्षक है वो राज्य और संविधान से संबंधित है। अब बात करते हैं इसके दूसरे शीर्षक के, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दूसरे शीर्षक जो है न्याय, कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय से संबंधित है। ये क्वेश्चन अक्सर पीसीएस से लेकर के हर एग्जाम में पूछा गया है। रिपब्लिक राजनीति का ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा के ऊपर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। किसका स्टेटमेंट है? रूसो का। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आता है। प्लेटो का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे राज्य की स्थापना करना था जो मनुष्य के स्वार्थ तथा अज्ञान से उत्पन्न होने वाले दोषों से मुक्त हो। उसका मानना था कि केवल दार्शनिकों का शासन ही राज्यों को ऐसे दोषों से मुक्त कर सकता है। यानी कैसे शासक चाहिए प्लेटो के अनुसार? कैसा शासक होना चाहिए? दार्शनिक, दार्शनिक शासक होना चाहिए, ठीक है। दार्शनिक शासकों पर बल दिया है, यानी प्लेटो का जो राजा है या शासक है वो दार्शनिक होना चाहिए। प्लेटो ने स्पष्ट किया था कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी ओर उसने पत्नी तथा संपत्ति के साम्यवाद, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पत्नी तथा संपत्ति के साम्यवाद, ठीक है, का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये क्या सिद्धांत है अभी बताऊंगा। उसके अनुसार मनुष्य की आत्मा को विकृत करने वाली 2 स्थितियां होती हैं, कौन कौन सी? कंचन और कामनी। अतः शासकों को इन दोनों चीजों से अलग रहना चाहिए, ठीक है। अब इसे समझते हैं कि आखिरकार ये क्या है साम्यवाद, है ना, पत्नी और संपत्ति का साम्यवाद ये क्या है। तो प्लेटो ने जो है समाज को 3 वर्गों में बांटा था। पहला जो था शासक वर्ग यानी दार्शनिक वर्ग, ठीक है। दूसरा सैनिक वर्ग, ठीक है। और तीसरा जो था वो है उत्पादक वर्ग, ठीक। अब इसमें जो शुरू के 2 हैं शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, इन दोनों के लिए पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत लागू किया था। यानी जो शासक वर्ग है या फिर सैनिक वर्ग है, ना तो इनके पास पत्नी होनी चाहिए और ना ही खुद की पर्सनल संपत्ति होनी चाहिए, ऐसा कहा था। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वजह से, ठीक है, संपत्ति और पत्नी दोनों की वजह से मनुष्य में क्या है, भाई भतीजावाद, स्वार्थवाद की प्रवृत्ति पनप जाती है, जिससे कि वो राज्य के कार्यों में अधिक बल न दे करके परिवारवाद पर अधिक बल देने लगता है। इसलिए इनको जो है कंचन और कामनी से दूर रहने के लिए कहा था किसने? प्लेटो ने। किसके लिए? शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए, ठीक है। लेकिन इनसे जो है ये उत्पादक वर्ग को मुक्ति मिली हुई थी। अब बात करते हैं जो दूसरी पुस्तक है वो है प्लेटो की स्टेट्समैन। स्टेटमैन के बारे में देखिए, इस पुस्तक ने प्लेटो की रिपब्लिक की मान्यता की पुष्टि करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्लेटो की कौन सी पुस्तक रिपब्लिक की पुष्टि करता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक अंतर है। अंतर क्या है कि स्टेटमैन में इस बात को स्वीकार किया गया है कि आदर्श राज्य जो प्लेटो ने कल्पना की थी, प्लेटो के अनुसार राज्य कैसा होना चाहिए? आदर्श राज्य। तो वो जो आदर्श राज्य केवल स्वर्ग में ही संभव है, पृथ्वी पर नहीं। यानी रिपब्लिक में प्लेटो ने कहा है क्या कि आदर्श राज्य होना चाहिए। उसी आदर्श राज्य को लेकर के स्टेटमैन में कहा है कि भाई कुछ भी हो, ये आदर्श राज्य पृथ्वी पर तो संभव नहीं है। खुद एक्सेप्ट किया है कि ऐसा जो काल्पनिक राज्य है ना, वो पृथ्वी पर संभव नहीं है। क्यों? कंचन और कामनी को लेकर के अभी जो मैंने बताया साम्यवाद, कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास संपत्ति नहीं होगी, पत्नी नहीं होगी, परिवार नहीं होगा, तो अकेला ही रहना है उसे, तो आखिरकार ऐसे क्यों चक्कर में हो, क्यों राजनीति में, क्यों शासक वर्ग बने, क्यों सैनिक वर्ग, क्यों देश की रक्षा करेगा, जब उसे किसी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं है, उसका लालच नहीं है, तो ऐसे में कोई भी शामिल नहीं होगा। तो इस बात को प्लेटो के समझ में आया बाद में, और उसने खुद स्टेटमेंट में स्वीकार किया कि ऐसा राज्य जो है पृथ्वी पर संभव नहीं है, ये सिर्फ
स्वर्ग में ही संभव हो सकता है, यानी एक काल्पनिक राज्य है। अब बात करते हैं कुछ प्लेटो से संबंधित अन्य बातों पर। जो प्रमुख बात है वो ये है कि प्लेटो को फांसीवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, याद रखना, ये पॉइंट अक्सर आते हैं। ठीक है, परंतु प्लेटोवाद और फांसीवाद में कुछ अंतर है। अब अंतर क्या है, वो अंतर हमें जानना है। प्लेटोवाद और फांसी, यहाँ देखिए दो विचारधारा आपको क्लियर होने वाली हैं। एक तो प्लेटोवाद और दूसरा फांसीवाद। दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होगी। पहला है प्लेटोवाद, विवेक पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, विवेक और बुद्धि पर ही बल दिया है प्लेटो ने, और जिन पे विवेक और बुद्धि है वही शासक वर्ग के अंतर्गत आएंगे, ऐसा प्लेटो ने कहा है। जबकि फांसीवाद का जनक कौन है, मुसोलनी है। ठीक है, मुसोलनी है। तो फांसीवाद की जो विचारधारा है वो विवेक विरोधी है, यानी फांसीवाद में विवेक का, तर्क बुद्धि या विवेक, इन सब का कोई स्थान नहीं है, याद रखना। ठीक है। दूसरा है प्लेटोवाद, आदर्शवादी है, बिल्कुल। जबकि फांसीवाद क्या है, यथार्थवादी दर्शन है। यानी पहला आदर्शवादी है और दूसरा यथार्थवादी है। तीसरा प्लेटोवाद, नैतिकतावाद। नैतिकता की बात होती है प्लेटोवाद के अंतर्गत। ठीक है, जबकि फांसीवाद के अंतर्गत नैतिकता का कोई महत्व नहीं होता, सिर्फ अपना स्वार्थ देखा जाता है। चौथा पॉइंट है प्लेटोवाद की विचारधारा शांतिवादी, शांति प्रिय, जबकि फांसीवाद की विचारधारा युद्ध प्रिय। मुसोलिनी ने कहा था कि युद्ध एक आवश्यक कार्य है। ठीक है, राज्य के लिए एक, या राजा के लिए एक आवश्यक कार्य है युद्ध, ऐसा मुसोलिनी ने कहा था। अगला है देखिए, प्लेटोवाद का उद्देश्य आत्मनिर्भर राज्य है। राज्य कैसे होने चाहिए, नगर जो है या राज्य है आत्मनिर्भर। जबकि फांसीवाद का लक्ष्य साम्राज्यवाद है, दूसरे के राज्य पे कब्जा करना, दूसरे को हड़प लेना, दूसरे को जीत लेना और अपने राज्य में शामिल कर लेना, ये साम्राज्यवाद, जैसे कि ब्रिटेन के अंतर्गत था जो सारे देशों को गुलाम बना रखा था, वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति कहलाती है। तो जो फांसीवाद का जो दर्शन है वो साम्राज्यवाद का समर्थक है। अगला जो थिंकर है वो है अरस्तु। ठीक है, अरस्तु के बारे में अब हम जानते हैं। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टेगोटा नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था, ठीक है, स्टेगोटा नामक मकदूनिया में हुआ था। इनके पिता एक राजवैद्य थे। ठीक है, वैद्य थे, वैद्य यानी डॉक्टर। आगे चल के सिकंदर का 342 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का जो है गुरु बना था। अब ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि सिकंदर का गुरु कौन था, तो अरस्तु, जो कि पॉलिटिकल साइंस का जनक भी है अरस्तु। अरस्तु प्लेटो का सबसे महान शिष्य था। अभी ये सीरीज याद रखना। सबसे पहले आता है सुकरात। सुकरात का शिष्य कौन था, प्लेटो। और प्लेटो का जो शिष्य है वो हो गया अरस्तु। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि जहाँ प्लेटो आदर्शवादी, राजनैतिक, दार्शनिक, स्वप्नदृष्टाओं तथा कल्पनावादियों का जनक था, वहीं अरस्तु यथार्थवादी, वैज्ञानिकों, व्यवहारवादी और उपयोगितावादियों का पिता है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। प्लेटो, देखो दोनों थिंकरों के बारे में यहाँ बता दिया गया है। प्लेटो का सिद्धांत कैसा है या प्लेटो ने क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट की। तो प्लेटो आदर्शवादी, राजनैतिक, दार्शनिक, स्वप्नदृष्टा यानी कल्पनावादी का जनक था। तो वहीं अरस्तु जो है यथार्थ यानी रियल जो चल रहा है, वैज्ञानिकता के आधार पर सिद्ध किया, व्यवहारवाद और उपयोगितावाद का पिता माना जाता है अरस्तु को। अरस्तु व्यक्तिगत संपत्ति को नागरिकों के लिए उचित एवं आवश्यक समझता है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है। व्यक्तिगत यानी पर्सनल प्रॉपर्टी को जो है अरस्तु अनिवार्य मानता है। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अरस्तु के अंतर्गत वो ये है कि अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है। क्या किया है, दास प्रथा का। देखिए, जबकि आज के डेट में ऐसा संभव नहीं है, ना कोई एक्सेप्ट करता, लेकिन अरस्तु ने कहा था कि दास बहुत जरूरी है, ऐसा अरस्तु ने कहा था। ठीक है, यानी दास प्रथा का समर्थन किया। अरस्तु के अनुसार राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं, राज्य की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। पहला, राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है, राज्य एक सर्वोपरि समुदाय है, राज्य का स्वरूप सावयवी है, राज्य अन्य समुदायों से पहले है, राज्य का उद्देश्य जीवन की पूर्णता है। ये चीज़ें आप जो है नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, सही ने बताया है। राज्य के बारे में 5 चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, स्टेटमेंट है, अरस्तु कहता है जो व्यक्ति या तो राज्य में रहने लायक नहीं है, या जो राज्य में रहना नहीं चाहता, या जिसे राज्य की आवश्यकता नहीं है, वो क्या है, या तो वो निरा पशु है या फिर वो देवता है। ठीक है, पशु इसलिए कि उसे पता ही नहीं है समाज के बारे में, राज्य के बारे में, इसलिए वो अलग है बिल्कुल। और देवता इसलिए है कि उसे ज़रूरत नहीं है समाज की और राज्य की या व्यक्ति की, वो बिल्कुल अलग है, सब कुछ अपने आप में कंप्लीट है, परिपूर्ण है, तो उसे आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो जिस प्रकार संपूर्ण शरीर की कल्पना हो जाने पर ही किसी अंग की कल्पना की जा सकती है, उसी प्रकार राज्य की कल्पना के बाद ही व्यक्ति की कल्पना की जा सकती है। ऐसा अरस्तू ने कहा था कि पहले राज्य है, बाद में व्यक्ति है। ठीक है। तो इस प्रकार से अरस्तू राज्य को क्या मानता है? प्राकृतिक संस्था मानता है, याद रखना। और व्यक्ति को क्या कहा है? राजनीतिक जानवर, पॉलिटिकल एनिमल कहा है अरस्तू ने। अरस्तू की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो पॉलिटिक्स है। इसके अंतर्गत अर्थतंत्र को घर गृहस्थी की व्यवस्था की कला माना गया है। यानी अर्थशास्त्र को अरस्तू ने क्या माना है? घर गृहस्थी की व्यवस्था करने वाली कला, जो उसके राजनीतिक दर्शन का अविभाज्य अंग बना। तो अरस्तू हो गया। अब थोड़े से चिंतक हैं ईसाई लेखक, इनके बारे में भी जान लेते हैं। ईसाई लेखकों में सबसे प्रमुख संत अम्ब्रोज का शिष्य ऑगस्टाइन था। ठीक है, ऑगस्टाइन मेन है इसमें जो है। तो क्वेश्चन आता है कि ऑगस्टाइन किसका शिष्य था? तो अम्ब्रोज का। और ये 5वीं शताब्दी का सबसे महान लेखक था। ऑगस्टाइन ने 400 ईस्वी में 400 ईस्वी में ईश्वर का नगर, सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक की रचना की थी। ये पुस्तक भी देखिए, मैं हर एक थिंकर की पुस्तक बता रहा हूँ और थिंकर के बारे में बता रहा हूँ तो ये आप अच्छे से करते रहें। पुस्तक और थिंकर, उनके दूसरी तरफ लेखक का नाम लिखते रहें। चर्च की प्रभुसत्ता के समर्थकों में सबसे पहले तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो नाम है वो ग्रेगरी सप्तम के नाम से जाना जाता है। यानी चर्च की प्रभुसत्ता, दो तरीके कंडीशन चल रही थी मध्य युग में। चर्च, कुछ लोग चर्च को प्रधान मानते थे, प्रमुख मानते थे, कुछ राज्य को, इसी को लेकर के। तो चर्च वाली विचारधारा के जो सबसे प्रमुख समर्थक थे वो ग्रेगरी सप्तम थे। आगे देखिए, संत थॉमस एक्विनास। एक्विनास 13वीं शताब्दी का महानतम व्यक्ति था, जिसे मध्य युग का अरस्तू कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, मध्य युग का अरस्तू किसे कहा गया है? ठीक है, तो मध्य युग का अरस्तू जो कहा गया है वो एक्विनास का। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, क्योंकि मैंने उसमें बना रखा एक वीडियो है जिसमें राजनीति विज्ञान या सिविक्स या नागरिक शास्त्र के बारे में, उनके बुक्स के बारे में कि कौन कौन से बुक्स पढ़ना है, और सिलेबस के बारे में, या फिर किस तरीके से रणनीति हो पढ़ाई की, उसका वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अगली देखिए, दांते ने 2 प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी, डी मोनार्किया और डिवाइन कॉमेडी। दोनों ही पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, एक लाइक अवश्य कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।